नमस्कार दोस्तों। आ, आज हमारा ये यूट्यूब चैनल फ्री लीगल सर्विसेज विद एडवोकेट मोहन सिंह बिष्ट, इसका एक नया वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आजकल की मूल जो समस्या है, जो कि ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, उनके प्रति हो रहे दुर्व्यवहार से संबंधित है। इसमें हम महिलाओं के अधिकार, उनके कर्तव्य और उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जो है बेल आइकन ज़रूर उसका दबा दें, जिससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और हम और अधिक इस कानूनी सलाह आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार समय के साथ साथ बढ़ता क्या जा रहा है। अत्याचार परिवर्तन कहें या अत्याचार की दिशा बदल गई है। अत्याचार तो शुरू से ही महिलाओं के साथ होता आ रहा है। उन्हें हमेशा से ही एक पुरुष, क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश माना गया है, यहाँ पुरुषों को महत्व अधिक दिया गया है और महिलाओं को जो है कम महत्व दिया गया है। और कानूनी रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे क्रांति आ रही है, वैसे वैसे महिलाओं के अधिकार और सुरक्षित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में सीआरपीसी में ऑलरेडी जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भरण पोषण का अधिकार, और उसके अलावा आपका घरेलू हिंसा अधिनियम, उसमें भी महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। और इस प्रकार और आईपीसी वगैरह में भी में भी जो है इंडियन पेनल कोड एक्ट में भी जो है महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और दुराचरण के विरुद्ध जो है उन्हें प्रोटेक्शन के लिए अधिकार दिए गए हैं। धाराओं में समय समय पर अमेंडमेंट संशोधन होता रहा है, लेकिन एक तरफ जहां धाराओं में संशोधन हुआ, धाराएं बढ़ाई गई और कई प्रकार का संशोधन करते हुए धाराओं का मतलब सजाओं को बढ़ाया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जितना संशोधन और जितना सज़ा सख्त की गई, उतने ही क्राइम और बढ़े हैं। मतलब अपराधों में कमी नहीं आई है अब, क्योंकि अपराध में कमी सज़ा बढ़ा के या सज़ा सख्त करके नहीं, बल्कि आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर, उसके दिमाग में, उसके हृदय में जो है सज़ा के प्रति भय। क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी के अंदर मार का डर नहीं, बल्कि मार खाने का डर होना चाहिए। यानी कि पिटाई से ज़्यादा पिटने का डर होना चाहिए। तो जब तक उसको कानून की जानकारी नहीं होगी, उसको ये पता नहीं होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि आदमी जोश में, ताव में, आवेश में आकर क्राइम तो कर देता है, जुर्म तो कर देता है, लेकिन
वो कुछ एक मात्र कुछ क्षणिक होता है, कुछ क्षणिक समय होता है जिसमें कि मनुष्य इस प्रकार के कृत्य करता है और फिर वह ज़िंदगी भर पछताता रहता है। तो इसलिए अगर उसको पहले से ही कानूनी ज्ञान होगा, कानूनी रूप से वो सक्षम होगा, उसको पता होगा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है और मुझे ये सज़ा हो सकती है, मुझे जो है इतने साल जेल में रहना पड़ सकता है या सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ सकता है। तो ये सब उसको पहले से पता होगा, तो वो उस क्राइम को करने से पहले 50 बार सोचेगा और उस क्राइम को नहीं करेगा। साथ ही मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने कानूनी अधिकारों को जाने, कानूनी राइट्स को पहचाने। और जैसा कि ख़ास तौर से देखने में आया है कि शादीशुदा महिलाओं के साथ में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं शादी के बाद। तो जैसा देखा गया कि अमूमन ससुराल में दहेज को लेके उसके साथ अत्याचार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो दहेज लेना और देना पहले तो दोनों ही एक अपराध है है ना। तो सबसे पहले तो जो आपसे डिमांड करते हैं दहेज की, ऐसे लोगों के साथ आप किसी प्रकार का कोई रिश्ता ना बनाएं। और यदि भूलवश, गलतीवश या छल कपट द्वारा किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ आपकी रिश्तेदारी या नातेदारी हो जाती है जो लालची किस्म के लोग हैं, तो और वो बार बार आपको परेशान करते हैं, बार बार आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार करते हैं, तो आप जो है चुप ना बैठें, खामोश ना बैठें, क्योंकि आपकी ये खामोशी आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है, जिसमें नवविवाहिता दुल्हन की जान भी जाती हैं, जाती हैं, अभी भी जा रही हैं, है ना। तो उनको जो है सबसे पहले ये करना चाहिए, अगर उनके साथ इस तरह का कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसको ना छुपाएं ना, बल्कि जाके सीधे उसकी कंप्लेंट करें, थाने में कंप्लेंट करें, महिला समाधान केंद्र में कंप्लेंट करें। और उसके लिए आज तो महिला समाधान केंद्र में काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है, और यदि दोनों पक्ष एग्री हो जाते हैं तो दोबारा से उनको एक मौका दिया जाता है अपनी फैमिली बनाने का। और अगर दोनों में से एक पक्ष भी नहीं राज़ी होता है तो वो अपनी रिपोर्ट के साथ जो है कार्रवाई आगे बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही फिर जो है चाहे तो महिला जो है आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए अपना जो भी है दहेज उत्पीड़न वगैरह का मुकदमा अपने दूसरी पार्टी पे जो है दर्ज करा सकती है, और उसके लिए वह और एक मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा माननीय न्यायालय में वो दर्ज करा सकती है, जिसमें वो अपना भरण पोषण इत्यादि वगैरह, और अगर उसके बच्चे हैं तो उनके लिए भी वो क्लेम कर सकती है भरण पोषण का, अगर नाबालिग बच्चे हैं तो। और ऐसे ही घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत वह अपने लिए अलग से रहने की जगह इत्यादि का क्लेम कर सकती है। और कई अधिकार हैं इस तरीके के जिससे महिलाओं को जो है संरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं के लिए आज विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यदि महिलाओं के साथ किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो उसे दबाए ना, छुपाए ना, तुरंत उसकी सूचना अपने मायके वालों को दे और
अपने नज़दीकी थाने में दे। अगर वो नहीं दे पा रही है तो वो अपने मायके वालों से बोले, वो जाएंगे। क्योंकि आज अगर आपने मामला दबा दिया तो कल वो विकराल रूप ले सकता है ना। एक बार आप दब गए तो फिर आपको दब के ही रहना पड़ेगा। और दूसरा महिलाओं से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अननेसेसरी अपने ससुराल पक्ष को, अब होता है कि कहीं पे ससुराल, हर जगह पे हर आदमी ख़राब नहीं होता है, तो अपने ससुराल पक्ष में भी ये ध्यान दे कि वो अननेसेसरी जो है अपने ससुराल पक्ष के ऊपर मिथ्या आरोप ना लगाएं, उन्हें डराए ना। क्योंकि आज जहाँ एक तरफ इस जो कानून आए हैं, इन कानूनों से महिलाओं को मदद मिली है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। लोग के द्वारा इन कानूनों के द्वारा जो है शरीफ परिवारों को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा है और उनसे पैसे ऐंठने का कार्य भी किया जाता रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप व झूठे दोषारोपण ना लगें। और इस सब चीज़ों में पुलिस जो है की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पुलिस यदि जांच सही ठीक प्रकार से करेगी तभी यह निष्कर्ष सही नतीजे पे निकलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। यदि पुलिस द्वारा जांच ठीक प्रकार से खानापूर्ति ना करते हुए ठीक प्रकार से करके की जाए तो अपने आप जो है मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान हम लोगों को रखना है, सोसाइटी को रखना है, समाज को रखना है कि कोई कानून बनता है तो उसका दुरुपयोग भी ना हो। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे कानून बन रहे हैं तो प्रयोग, अगर कहीं पे उस कानून में फंसे हुए विक्टिम जो है, जिसके साथ घटना कारित होती है या जिसके साथ कोई दुर्व्यवहार वगैरह होता है, उसको तो उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कहीं पे ऐसा देखा गया है कि लोग अपने निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए और दूसरे व्यक्ति को डराने धमकाने और उससे कुछ पैसा या धन वसूलने के लिए भी झूठे आरोप या अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य निकलवाने के लिए भी झूठे आरोप जो है लगाए जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति का भी जीवन और चरित्र ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के कृत्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस प्रकार के मामलों पे पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और मेरा महिलाओं से एक ही निवेदन है कि वो अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन अननेसेसरी किसी अन्य व्यक्ति को झूठा ना फंसाए। होता क्या है, देखने में आया कि ससुराल में अगर मान लीजिए पति ने परेशान किया, सास ससुर अच्छे हैं, सास ससुर कुछ नहीं कहते हैं, अब बात मुकदमेबाजी में आती है तो उसमें क्या होता है कि सास ससुर को भी लपेट दिया जाता है। साथ में जेठ जेठानी है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, उनको भी लपेट दिया जाता है। और ननद है, वो दूर रहती है, उसका शादी हो चुकी है, वो अलग रहती है, उसको भी उस केस में लपेट दिया जाता है। उससे आदमी सोचता है कि ये अत्यधिक परेशान होंगे और जल्दी झुकेंगे या जल्दी टूटेंगे, बल्कि ऐसा करने से वो अपना पक्ष और कमज़ोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति साथ में नहीं रह रहा है, जो व्यक्ति उनसे कई किलोमीटर दूर रह रहा है, जब वो साथ में नहीं रहते, वो किस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है
अन्य अन्य मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि वो जो व्यक्ति उनके साथ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार या उनके साथ मारपीट इत्यादि वगैरह या दहेज उत्पीड़न वगैरह करता है या किसी भी प्रकार का दुष्प्रेरण करता है, तो वह उसी व्यक्ति के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, जिससे उनका पक्ष मजबूत भी रहेगा और आगे चलकर उस व्यक्ति को सज़ा भी होगी। क्योंकि कानून की एक व्याख्या, एक अवधारणा है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा ना हो। तो इस चक्कर में हमारे कई गुनहगार छूट जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी जब हम पार्टियां बनाते हैं अपने मुकदमों में, तो उनके चक्कर में एक जो गुनहगार होता है वो भी छूट जाता है। तो इसलिए जो है सोच समझ के ही मुकदमेबाजी करें। और पहला प्रयास तो हमारा रहेगा कि हो सके तो घर, मतलब दोनों ही पक्षों से निवेदन रहेगा कि अपना घर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी के देने या लेने से किसी की ज़िंदगी नहीं बन जाती है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर श्रम करने की शक्ति है और आप जो है स्वयं पे विश्वास रखते हैं, तो आप अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है। अगर आपको दहेज में गाड़ी बंगला मिल भी गया तो वो कितने दिन टिकेगा। अगर आप आलसी हैं, लालची हैं, भाई मिलेगा, बेचेंगे, खाएंगे और ख़त्म। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे से इच्छा रखें, इससे अच्छा अपनी खुद की मेहनत करें और दूसरे को भी परेशान ना करें। और महिलाओं से भी जो है हमारा ये निवेदन है कि वो जो है अननेसेसरी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी मामले में ना फंसाएं। और राइट्स तो उनके पास आज की डेट में काफ़ी हैं, काफ़ी एक्ट बने हैं जो कि उनकी सहायता के लिए ही बनाए गए हैं। तो जो है इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी हम अपना अगला वीडियो लेके आएंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट्स और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे और आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और आप उसका लाभ ले सकें। जिससे कि और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और जिससे हमें और अधिक जानकारी शेयर करने में हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद, नमस्कार।